अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में से एक बहुत ही अहम प्रॉपर्टी का टॉपिक है और वो प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मैं आपको पहले आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताऊं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी असल में एनर्जी की वो मिकदार होती है जो हम किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसी के साथ एक थोड़ा सा लिंक्ड टॉपिक है कि वहां पे हम एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी एक्सचेंज आता है, यहाँ पे हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उस वक्त जो एनर्जी एक्सचेंज आता है। तो दोनों आपके पास असल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के ऐड या रिमूवल से रिलेटेड एनर्जी एक्सचेंजेस की वैल्यूज हैं। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ लिया है, आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं वो हमने पढ़े और पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमने पढ़ा। तो आज हम जिसको पढ़ेंगे वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उस वक्त जो एनर्जी चेंज आता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज हमें क्या बताती हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हमें किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस और आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान में अट्रैक्शन की वैल्यू बताता है कि कितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी या कहाँ पे कम अट्रैक्शन होगी। और दूसरा हमें किसी भी एटम की एबिलिटी के बारे में बताता है कि हाउ मच एबिलिटी इट हैज फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, के आने वाले इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की एबिलिटी उसके अंदर कितनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी पहले डेफिनेशन लिखी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एंथैल्पी चेंज। यहाँ पे लफ्ज है आपके पास एंथैल्पी चेंज। जब भी कहीं पे लफ्ज एंथैल्पी चेंज आता है तो इसका मतलब ये कि जो वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ हीट हो रहा है। तो हम आप ये भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व। यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी लिख सकते हैं या आप उसको सिंपल वर्ड में एंथैल्पी चेंज भी कह सकते हैं। Involved when 1 mole of electron is added to 1 mole of gaseous atoms to form 1 mole of gaseous uni-negative ions under standard conditions। यहाँ पे एक लफ्ज बार बार इस्तेमाल हुआ 1 मोल। याद रखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक मिसाल दी है, आपके पास के क्लोरीन के गैसेस एटम्स हैं, उनके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो आपके पास क्लोराइड आयन में चेंज हो गया और उस वक्त जो आपके पास इंथैल्पी चेंज आया है वो आपके पास 348.8 किलो जूल, जो ऑलमोस्ट 349 किलो जूल पर मोल होता है। अब यहाँ पे जो उसने बार बार 1 मोल कहा है, उसने कहा है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये जो हमने यहाँ पे सिंबल लिखा है इलेक्ट्रॉन का, ये एक्चुअली 1 मोल को जाहिर करता है। इसी तरह से आपके पास 1 मोल ऑफ गैसेस एटम्स की उसने बात की है, तो यहाँ पे जो हमने क्लोरीन के एटम इस्तेमाल किए, जो सिंबल हमने क्लोरीन का डाला, ये 1 मोल को इस्तेमाल करेगा, तो 1 मोल को जाहिर करेगा। इसी तरह से यहाँ पे उसने दोबारा कहा कि वहां से बनने वाले जो आपके पास आइंस हैं, 1 मोल गैसेस आइंस हैं जो कि यूनि नेगेटिव है, तो ये जो हमारे पास एनाइन बना हुआ है क्लोराइड आइन, ये भी आपके पास 1 मोल है। तो याद रखें, जब भी हम किसी एटम की या इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और उसका सिंबल लिखते हैं, उनका जो सिंबल होता है वो एक एटम या एक इलेक्ट्रॉन को जाहिर नहीं करता, वो 1 मोल एटम या 1 मोल इलेक्ट्रॉन को जाहिर करता है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया 1 मोल गैसेस एटम ऑफ क्लोरीन के अंदर, और वहां से हमने 1 मोल आपके पास क्लोराइड के आइंस बनाए जिनके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, और उस वक्त एनर्जी आपके पास क्या होती है, अब्सॉर्ब होती है, सॉरी रिलीज होती है। अब चूंकि जब हम यूनि नेगेटिव आयन बनाते हैं एनर्जी रिलीज होती है, तो फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन जो आपके पास वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, दूसरे लफ्जों में हम इसको डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 6.02 10^23 एटम्स ऑफ एलिमेंट in gaseous state are converted to 6.02 10^23 यूनि नेगेटिव आयंस। हमारे पास 1 मोल एटम है, उनको हमने 1 मोल आयंस के अंदर चेंज किया जिनके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। तो 1 मोल एटम के अंदर जो एटम्स की तादाद होगी वो एवोगाड्रोस नंबर होगी, जिसकी वैल्यू 6.02 10^23 है, और उससे बनने वाले आपके पास जो क्या है, आयंस हैं, इन आयंस है यूनि नेगेटिव आयंस, वो भी आपके पास 1 मोल है। अगर वो भी 1 मोल है तो फिर वहां पे भी आपके पास उनकी जो तादाद होगी, उनका जो नंबर होगा वो आपके पास एवोगाड्रो नंबर होगा, जो कि 6.02 10^23 है। ये बात मैंने आपको पहले बता दिया, सिंस एनर्जी इज रिलीज्ड सो फॉर्मेशन ऑफ यूनि नेगेटिव आयन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ मैं एक बात कर रहा हूँ, यूनि नेगेटिव आयन, जब आप किसी एटम के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज लाते हैं तो उस वक्त जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो आपके पास एक्सोथर्मिक होता है। एनर्जी रिलीज होती है और रिलीज होने वाली एनर्जी को हम नेगेटिव की साइन देते हैं, माइनस की साइन देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एंड कैरीज नेगेटिव साइन। तो लिहाजा जो आपके पास एंथैल्पी है, आपके पास जो आपके कह सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज है, तो आपके पास नेगेटिव साइन रखता है। उसकी वजह ये है, एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती, उसकी वजह यहाँ पे है कि एनर्जी रिलीज हुई है और हमेशा रिलीज होने वाली एनर्जी को नेगेटिव साइन दिया जाता है। ये जो आपने पहले पढ़ा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं।
कि जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ऐड किया या एक इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हमने ऐड किया, उस वक्त जो आपके पास एनर्जी चेंज आता है उसको हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। दूसरे, किसी एटम के अंदर आपके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करने की, हासिल करने की सलाहियत भी होती है। तो अगर हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी चेंज आएगा उसे हम कहेंगे सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसको हम डेल्टा एच ई ए टू लिखेंगे। यहाँ पे डेल्टा का मतलब चेंज, एच का मतलब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, नॉट शो कर रहा है कि ये अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस हुआ है, और ई ए शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और टू शो करता है कि ये सेकंड है। तो आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप डेल्टा एच नॉट ई ए टू से जाहिर करेंगे, जो कि आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन to 1 mole uninegative gaseous ions to form 1 mole of gaseous ions having 2 negative charge under standard conditions। यहाँ पे भी बार बार वही 1 मोल की बात हुई है कि आपके पास 1 मोल यूनिनेगेटिव आयन है, आप उनके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहां से आपके पास 1 मोल 2 नेगेटिव आयन्स बनेंगे। तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ पे आपने एक बात गौर करनी है कि यहाँ पे जो मैंने लफ्ज लिखा है वो आपके पास रिक्वायर्ड है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो हमेशा क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की थी तो हमने कहा था इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस की एनर्जी क्या होगी? इवॉल्व होगी, रिलीज होगी। लेकिन जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं तो तब हम वहां पे किसकी बात करते हैं? एनर्जी रिक्वायर्ड की। तो इसका मतलब यह है कि जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी एटम में ऐड करेंगे उस वक्त एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होगी। इसके हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया ऑक्सीजन की। तो देखिए ऑक्सीजन के न्यूट्रल एटम है, 1 मोल गैसियस न्यूट्रल एटम के अंदर जब हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आपके पास ऑक्साइड -1 नेगेटिव आयन आपके पास बना। उसकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ऑलमोस्ट 141 किलो जूल पर मोल है, और उसके साथ जो माइनस की अलामत है वो जाहिर कर रही है कि आपके पास एनर्जी क्या हुई है? इवॉल्व हुई है। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब कर लेता है, यूनिनेगेटिव आयन बन जाता है, तो जब हम उस यूनिनेगेटिव आयन, गैसियस यूनिनेगेटिव आयन के अंदर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और वहां हम गैसियस 2 नेगेटिव आयन बनाते हैं, तो आपके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो उस वक्त जो आपके पास एनर्जी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट होगा उसको हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर ऑक्सीजन सेकंड आपके पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 844 किलो जूल पर मोल है, और उसके साथ प्लस की अलामत है। ये प्लस की अलामत जाहिर कर रही है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे किसी एटम के अंदर तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। यहाँ पे एनर्जी यूज होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब हमने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया एटम के अंदर तो एक न्यूट्रल एटम था, और वहां पे आने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने अट्रैक्ट किया, तो अट्रैक्टिव फोर्स थी, जिसकी वजह से जब भी अट्रैक्टिव फोर्स के जरिए पार्टिकल्स करीब आते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लिया, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, तब वो आपके पास न्यूट्रल एटम नहीं रहा। अब जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो हम न्यूट्रल एटम में नहीं करेंगे, वो एक यूनिनेगेटिव आयन के अंदर करेंगे, और यूनिनेगेटिव आयन के अंदर अगर करेंगे तो वहां पे आपके पास आयन और आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान में नेगेटिव चार्जेस की वजह से रिपल्शंस होगी, एंड टू ओवरकम दीज रिपल्शंस आपके पास वहां पे एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वी हैव टू फोर्स अप द इलेक्ट्रॉन टू बी एडेड इनटू ऑक्सीजन एटम एंड ओवरकम रिपल्शंस फ्रॉम द एटम। आपके पास जो आयन है यूनिनेगेटिव आयन, उसकी तरफ से जो आपके पास क्या है? रिपल्शंस है, उनको ओवरकम करने और उस यूनिनेगेटिव आयन के अंदर ऐड होने के लिए हम इलेक्ट्रॉन को क्या देंगे? एनर्जी देंगे, तब जाके एडिशन होगी और आपके पास सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होगी वो आपके पास पॉजिटिव साइन के साथ होगी, क्योंकि वहां पे एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गिवन पॉजिटिव साइन एज एनर्जी इज अब्सॉर्ब। हम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या देते हैं? पॉजिटिव साइन देते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। क्यों अब्सॉर्ब होती है? दिस इज बिकॉज सेकंड इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू नेगेटिव आयन। ये जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं वो ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज रखता है, तो आपके पास वहां पे एंड फेस रिपल्शन, तब आपके पास ऐड होने वाले इलेक्ट्रॉन को वहां पे रिपल्शंस का सामना होता है, एंड टू ओवरकम दीस रिपल्शंस वहां पे एनर्जी क्या होती है? आपके पास रिक्वायर्ड होती है, खर्च होती है। दैट वाज ऑल अबाउट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम देखते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसी एलिमेंट की है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो वेरियस फैक्टर्स हैं। ऑलमोस्ट जो आयोनाइजेशन एनर्जी पे फैक्टर्स इफेक्ट करते थे वही फैक्टर जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे भी इफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट जो आपके पास फैक्टर है दैट इज एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, आपके पास चाहे मेटालिक कैरेक्टर हो, कोई भी हो,
बेसिकली वो एटॉमिक साइज के ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, एटॉमिक साइज पे डिपेंड करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी जो है ना एटॉमिक साइज पे इफेक्ट करती है या डिपेंड करती है। कैसे? जब आपके पास एटम छोटा होगा उसका आपके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर ज्यादा होने की वजह से वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जो एटम आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करता है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट एटम दैट हैव लेस अट्रैक्शन। अब चूंकि लार्ज साइज एटम के वैलेंस इलेक्ट्रोशेल के ऊपर अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ से कम होती है, हमने एटॉमिक साइज में पढ़ा था। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लार्ज साइज के एटम में जो आपके पास अट्रैक्शन होती है वो कम होती है, और छोटे साइज का जो एटम होगा, स्मॉल साइज एटम जो होगा, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन ज्यादा होगी। अब जाहिर सी बात है जो न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस शेल के ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन रखता है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा अट्रैक्शन रखेगा और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है। आपके पास दो मैंने हैलोजन के एटम लिखे हैं, एक क्लोरीन है और एक ब्रोमीन है। अगर हम क्लोरीन को देखें तो इसका साइज आपके पास 99 पिकोमीटर है, और उसके मुकाबले में ब्रोमीन को देखें तो आपके पास 114 पिकोमीटर का साइज होता है। अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो क्लोरीन हैज स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू ब्रोमीन, तो लिहाजा जब हमने क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, 349 किलो जॉल पर मोल है। जब हमने ब्रोमीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू कम है, 324 किलो जॉल पर मोल है। अब यहाँ पे आप ये कंफ्यूजन ना कीजिएगा कि नेगेटिव साइन में जो बड़ा डिजिट हो तो उसकी वैल्यू कम होगी। यहाँ पे नेगेटिव साइन डिजिट को बड़ा या छोटा नहीं कर रहा, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो एनर्जी के रिलीज होने को जाहिर कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे 349 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हुई है, और यहाँ पे आपके पास 324 किलो जॉल एनर्जी रिलीज हुई है फॉर द एडिशन ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू 1 मोल ऑफ एटम टू कन्वर्ट देम इनटू 1 मोल ऑफ एनाइंस। तो लिहाजा यहाँ से साबित होता है कि जो लार्ज साइज एटम होते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम रखते हैं, जो स्मॉल साइज एटम होते हैं वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन ज्यादा रखते हैं। तो जो स्मॉल साइज एटम है वो चूंकि आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं तो लिहाजा उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, जबकि जो आपके पास लार्ज साइज एटम है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम रखते हैं तो उनकी आपके पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी कम होती है। दूसरा हमारे पास जो फैक्टर है वो आपके पास न्यूक्लियर चार्ज। जाहिर सी बात है जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, और यहाँ पे मैं न्यूक्लियर चार्ज की सिंपल बात नहीं करूंगा, यहाँ पे हम बात हमेशा करते थे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। मैं यहाँ पे आपको समझाता भी हूँ कैसे। तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का मतलब वो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रखता है। जो इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा रखेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, और जो आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्टिव फोर्स कम रखेगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम होगी। मैंने इसको भी समझाने के लिए दोबारा एग्जांपल वही देनी है। आपके पास कौन सी, क्लोरीन और ब्रोमीन की। अगर हम क्लोरीन को देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब यह है कि उसके न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन मौजूद है, तो 17 प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर मौजूद है। अगर हम ब्रोमीन को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 35 है। इसका मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर 35 प्रोटॉन्स का पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अब अगर हम एटॉमिक नंबर को देखें तो ब्रोमीन हैज मच मोर न्यूक्लियर चार्ज एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्योंकि उसके अंदर 35 प्रोटॉन है और क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटॉन है, सॉरी। तो आपके पास क्या है, न्यूक्लियर चार्ज जो किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का। लेकिन मैंने यहाँ पे जिक्र किया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर या वैलेंस शेल के ऊपर जो आपके पास न्यूक्लियस की तरफ से अट्रैक्शन पड़ती है वो कितनी है। अब चूंकि क्लोरीन की निस्बत ब्रोमीन का साइज भी बड़ा है और उसके अंदर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो भी ज्यादा है। अब अगरचे उसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक शेल होने की वजह से एज कंपेयर टू क्लोरीन, उसका जो वैलेंस शेल के ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू भी कम है। जबकि क्लोरीन में अगरचे उसका एटॉमिक नंबर कम है, उसका न्यूक्लियर चार्ज कम है, लेकिन साइज कम होने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से उसकी जो आने वाले इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, और ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी ज्यादा है। तो न्यूक्लियर चार्ज की बजाय अगर हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो वो ज्यादा आपके पास इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक फैक्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां पे बहुत से दूसरे फैक्टर इफेक्ट करते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैटर करती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप एटम के अंदर ड्रा करें, और अगर हमें किसी एलिमेंट के एटम्स के अंदर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस सब शेल है, जो आखिरी सब शेल है, उसका वो हाफ फिल्ड है, तो फिर उसके लिए वो स्टेबल कंडीशन होगी, और स्टेबल कंडीशन है तो स्टेबल कंडीशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहेगा, और उसकी जो एबिलिटी है टू
गेन इलेक्ट्रॉन वो कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू दैट एटम दैट हैव पार्शियली फिल्ड। यहाँ पे हम जब पार्शियली फिल्ड की बात करेंगे तो ना वो हाफ फिल्ड होगा ना वो आपके पास फुल फिल्ड होगा। तो आपके पास अदर देन हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन रही होगी ऑर्बिटल में, वो उसके लिए आपके पास पार्शियली फिल्ड की बात होगी। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा एलिमेंट्स विद हाफ फिल्ड सबशेल्स हैव लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू एज कंपेयर्ड टू एलिमेंट्स विद पार्शियली फिल्ड सबशेल्स, जिनके वैलेंस सबशेल पार्शियली फिल्ड है। हमने यहाँ पे एग्जांपल भी दिए हैं। अब नाइट्रोजन को देखिए, एटॉमिक नंबर 7 है, उसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है जिसके अंदर उसके इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो आपके पास 2p ऑर्बिटल है। अब p ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और उसका जो p ऑर्बिटल है, वैलेंस p ऑर्बिटल, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि एग्जैक्टली 6 का हाफ है। इसका मतलब ये इसका वैलेंस ऑर्बिटल आपके पास क्या हाफ फील्ड है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रहेगी। इट हैज लोअर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने से उसका वैलेंस ऑर्बिटल हाफ नहीं रहेगा और अगर वो हाफ नहीं रहेगा तो फिर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। और याद रखें हमेशा चीजें मूव करती हैं टुवर्ड स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो मामला, तो फिर उस तरफ को मूवमेंट ज्यादा होती है, उस तरफ को आपके पास रुझान जो होता है वो ज्यादा होता है। अब यहाँ पे चूंकि हाफ फील्ड है वो ऑलरेडी आपके पास क्या स्टेबल है, इसलिए उसकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन कम होगी। इसी तरह से आपके पास फास्फोरस है। फास्फोरस को भी अगर हम देखें एटॉमिक नंबर 15 है और उसके वैलेंस शेल क्या जो ऑर्बिटल है वो आपके पास 3p है और 3p के अंदर भी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं जो शो करते हैं कि आपके पास ये भी हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबल है और स्टेबिलिटी की वजह से उसकी भी टेंडेंसी कम है टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू दीज। अगर यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट होता कि जिसके वैलेंस ऑर्बिटल पार्शियली फील्ड होते हैं तो फिर उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू एज कंपेयर टू दीज क्या होती, ज्यादा होती, क्योंकि उनकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा as nitrogen and phosphorus has half-filled p orbitals and are stable, so these elements have low tendency to accept extra electrons. वो इजाफी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी फिर क्या रखते हैं, कम रखते हैं। तो these are the factors that affect the electron affinity value of an element.